दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि वोटिंग से एक हफ्ते पहले ही बीजेपी वालों को ये समझ में आ गया कि महाराष्ट्र से झोला उठाने का वक्त आ गया है। इस बार महाराष्ट्र में कहीं लोकसभा चुनाव से भी बुरी दुर्गति ना हो जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी कह रहे हैं। अब हालत ये हो गई है दोस्तों कि बीजेपी के सांसद, जी हाँ, बीजेपी के सांसद बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी के नारों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो नारे जिनके बूते बीजेपी महाराष्ट्र में चुनावी बिसात बिछा रही है, वो नारे जिनके बूते बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उस नारे को सिरे से खारिज कर रहे हैं बीजेपी के सांसद। दोस्तों, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है। अशोक चव्हाण गांधी परिवार के बेहद खास रहे, खांटी कांग्रेसी रहे, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता, दिग्गज नेता रहे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन समय का पहिया ऐसा बदला कि 2014 के बाद जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस से पलायन करके बीजेपी में शामिल हुए, उनमें से अशोक चव्हाण भी एक थे। इनका फायदा भी अशोक चव्हाण को मिला, बीजेपी ने इनको राज्यसभा सांसद बना दिया। लेकिन अब अशोक चव्हाण वोटिंग के एक हफ्ते पहले, जी, महाराष्ट्र में वोट पड़ने के एक हफ्ते पहले क्या कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा है ना, ये तो बिल्कुल बेकार नारा है, बिल्कुल बेकार। दोस्तों, अशोक चव्हाण ने पीटीआई से बात किया इस मामले में और कहा है, इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये नारा अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लोग इसकी सराहना करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में नहीं हूं। वाह, ये बीजेपी के नेता पहले तय कर लें कि इनका व्यक्तिगत क्या है और पार्टी स्टैंड क्या है। दोस्तों, बीजेपी इसी नारे के भरोसे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। योगी आदित्यनाथ का घूम घूम के प्रचार करवाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ इस नारे की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे पर फायर हुए पड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे योगी आदित्यनाथ को जवाब दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगा दिए गए मुंबई की सड़कों पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ। योगी आदित्यनाथ का यह नारा गिरिराज सिंह बिहार में दे रहे हैं और महाराष्ट्र में, जहां एक हफ्ते बाद वोट पड़ने हैं, वहां के बीजेपी के सांसद क्या कह रहे हैं, ये नारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको तो ये नारा पसंद ही नहीं है। और सुनिए वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इस नारे का असर होगा उनको नहीं लगता। दोस्तों, ये हालत उस बीजेपी की है जिसके लिए कहा जाता है कि डिसिप्लिन, अनुशासन बीजेपी में जितना है उतना किसी में नहीं है। और दोस्तों, याद रखिए, अजित पवार भी अभी 2 दिन पहले इस नारे पर खूब फायर हुए थे। बकायदा उन्होंने मीडिया वालों को बुलाया था, मीडिया वालों को बुलाकर यह बताया था कि इस तरह के जो ये नारे दिए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे, ये एकदम बेकार नारे हैं, ये नारे उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये जो बाहरी लोग आकर महाराष्ट्र में इस तरह के नारे देते हैं, ये यूपी में चलते होंगे ऐसे नारे, महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलते। छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू जी महाराज का ये महाराष्ट्र है और यहाँ इस तरह की जो डिवीजन की पॉलिटिक्स है यहाँ नहीं चलती। अब बताइए दोस्तों, अभी तक तो अजित पवार कह रहे थे, जो कि सरकार के डिप्टी सीएम है, सरकार का एक हिस्सा है एनडीए सरकार का, अभी भी, कम से कम अभी भी तो कह ही सकते हैं, एनडीए का हिस्सा और एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बात को सिरे से खारिज कर सकती थी बीजेपी की, चलिए तो सहयोगी हैं, उनके अपने मत हो सकते हैं, लेकिन हमारा मत तो अपना है। अब बताइए, अशोक चव्हाण की बात को कैसे नकारेगी? अशोक चव्हाण कोई सहयोगी दल से तो नहीं है ना, अब बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं अशोक चव्हाण। तो अशोक चव्हाण को ऐसा कौन सा ब्रह्मज्ञान मिल गया चुनाव के एक हफ्ते पहले कि वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नारा एकदम बेकार है? दोस्तों, यहां इस बात पर भी गौर किया जाए कि अशोक चव्हाण की खुद की किस्मत, उनका खुद का राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव में दांव पे लगा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? अशोक चव्हाण तो राज्यसभा के सांसद हैं। दोस्तों, नांदेड़ सीट में उपचुनाव भी होने वाला है। दोस्तों, हुआ यह कि नांदेड़ सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, अच्छे मतों से जीती थी, 50,000 से ऊपर के मत से जीती थी। लेकिन जो मौजूदा सांसद थे नांदेड़ के, वसंत चव्हाण, उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। मतलब इस सीट पर उपचुनाव महाराष्ट्र के चुनाव के साथ हो रहा है। इसीलिए मोदी जी ने अभी नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित किया था कुछ दिन पहले, मुझे याद है, तो उन्होंने भी कहा था कि नांदेड़ से जो खुशखबरी है उनको नहीं मिली थी, तो क्या इस बार मिलेगी? नांदेड़ से बीजेपी बहुत उम्मीद लगाई बैठी है और नांदेड़ जो है वो अशोक चव्हाण का एक तरह से उनका इलाका माना जाता है। उनसे उम्मीद थी कि वो कम से कम लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दर्ज करवा दें, ये सीट निकलवा दें बीजेपी के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो वो सीट निकलवा नहीं पाए। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि उपचुनाव हो रहा है, कम से कम अब वो अपने आप को साबित कर दें। भाई, बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाया,
उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। अब बीजेपी उनसे उम्मीद तो इतना कर ही सकती है कि कम से कम अगर ये उनका इलाका है तो सीट निकलवा के दिखाएं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अशोक चव्हाण के समझ में आ गया है क्या कि उनकी सीट तो छोड़िए, महाराष्ट्र भी हाथ से जा रहा है। दोस्तों यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक तो हमारे देश में चुनाव में नेतागण ही होते हैं। उन्हें सब पता होता है किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार आ रही है, जा रही है। और अशोक चव्हाण कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े कद के नेता हैं, गांधी परिवार के बहुत खासम खास रहे हैं। अशोक चव्हाण बड़े पदों पर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन के। उसके बाद अब जाहिर तौर पर बीजेपी उनको लेकर आई है तो उनसे कुछ उम्मीद लगाए बैठी होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि बीजेपी की उम्मीद पर खरे उतरते दिख रहे हैं अशोक चव्हाण। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इस बयान से बचा जा सकता था। जरूरी नहीं है कि रिपोर्टर आपसे सारे सवाल पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दें। आप उसको आगे पीछे करके सवाल को लाग लपेट करके टाल सकते हैं, जो कि राजनेता करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नेतागण सवालों को नहीं टालते, सवालों से बचते नहीं है। लेकिन अशोक चव्हाण ने इस सवाल को एड्रेस किया, ना केवल ये कहा कि ये बिल्कुल बेकार बयान है, बिल्कुल इसका कोई रेफरेंस नहीं है इस बयान का, ये भी कहा कि इस तरह का बयान नहीं चलने वाला है, और ये भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वो इस तरह के बयान के खिलाफ है। तो क्या अशोक चव्हाण के अंदर का कांग्रेसी जाग गया है, या फिर इंतजार कर रहा है कि 23 तारीख को चुनावी नतीजे पूरी तरह से आ जाएं तो ही उसको जगाया जाए? दोस्तों लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अजित पवार ने इस तरह का बयान इस नारे के लिए इसीलिए दिया ताकि वो चुनाव के बाद की तैयारी करना शुरू कर दें। अब अजित पवार अपने चाचा के पास दोबारा चले जाएं तो ये तो घर परिवार का मामला है, कोई हैरानी वाली बात होगी नहीं। लेकिन अशोक चव्हाण को शायद ये लग रहा हो कि एकदम से जाना मुश्किल हो तो अभी से ही स्टैंड अपना क्लियर कर लिया जाए, अभी से ही अपना जो अपनी छवि है उसका मेकओवर कर लिया जाए। दोस्तों ये तो इनके व्यक्तिगत हितों की बात है, लेकिन क्या लगता है आपको इस तरह के बयानों को सुनकर बीजेपी आलाकमान बहुत खुश हो रहा होगा क्या? दोस्तों बीजेपी के नेताओं के सांप लौट रहे होंगे इस तरह के बयान सुनकर। ये बहुत क्रूशियल वक्त है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में बैठा पत्रकार भी नहीं बता सकता, जो 30-30 साल 40-40 साल से वह पत्रकारिता कर रहा है ना, वो भी बैठ के नहीं बता सकता कि किसकी कौन सी सीट निकल रही है। इतना क्रूशियल, इतना इंपॉर्टेंट और इतना सस्पेंस है महाराष्ट्र के चुनाव में। बिल्कुल कट टू कट, नेक टू नेक फाइट चल रही है महाराष्ट्र में। और वहां पहले बीजेपी के सहयोगी और अब बीजेपी के सांसद बीजेपी के सबसे बड़े नारे कटेंगे तो बटेंगे पर सीधा सीधा सवाल खड़े करके कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है, बिल्कुल बेकार बयान है ये, और इसका कोई असर नहीं होने वाला। अरे जब असर नहीं होने वाला तो बीजेपी वाले योगी आदित्यनाथ की इतनी रैलियां क्यों करवा रहे हैं दोस्तों क्या बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण के समझ में आ गया है कि सरकार कोई भी बने, बीजेपी की उसमें मौजूदगी बहुत मुश्किल होगी? क्या अशोक चव्हाण को उनकी आंतरिक रिपोर्ट ने बता दिया है कि अगर महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति में अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाए रखना है तो फिर अब बीजेपी के साथ बहुत लंबे वक्त तक रहना ठीक नहीं होगा? शायद इसीलिए वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। और आपको क्या लगता है, क्या अशोक चव्हाण का यह बयान अब मुश्किल पैदा करेगा बीजेपी के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।